दे दें और जी थैंक यू बासित। हमारे साथ सीडीसी की टीम भी मौजूद है और आईपी के भी काफ़ी सारे मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है। मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को प्लीज़ म्यूट रखें। जब आप कोई बात कर रहे हो उस वक्त प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिएगा। कोई मसला हो रहा वो आरिफ साहब उमर साहब अगर प्लीज़ म्यूट कर लें। जी थैंक यू। आप लोगों को मेंबर्स को सबको बैकग्राउंड तो पता है। ये अप्रैल 2023 का एससीसीपी का एक सर्कुलर है जिसमें सेंट्रलाइज गेट पे पोर्टल को से ऑनबोर्ड होने के लिए सारे मेंबर्स को इंश्योरर्स को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इसका ब्रीफ सा अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो एससीसीपी की जितनी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके कस्टमर्स के लिए ऑनबोर्डिंग को और केवाईसी प्रोसेस को आसान करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम की बात हुई थी जहां उनके डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअल कस्टमर्स के एक ही जगह मौजूद हों और जितनी भी रेगुलेटेड एससीसीपी की एंटिटीज़ हैं उनको जब भी ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हों, जैसे सीएनआईसी है या और ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स, वो एक ही जगह से एक्सेस करें और कस्टमर को बार बार उसको देने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके लिए एससीसीपी और सीडीसी से जब आईपी की डिस्कशंस हुई तो हमने एक फेज्ड अप्रोच को एग्री किया है जिसमें 3 फेजेस में इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर लिया है जिससे कंपनीज इंटीग्रेट होंगी सीडीसी के साथ। सो एज वी स्पीक तो फर्स्ट फेज कुछ कंपनीज ने तो कंप्लीट कर लिया है, कुछ कंपनीज को उसमें इश्यूज आ गए हैं और उसी फेज को कंप्लीट करने के लिए आज हमने सीडीसी से रिक्वेस्ट की थी कि वो थोड़ा सा मेंबर्स को अपडेट कर दें। कुछ मेंबर्स की तरफ से क्यूरीज थी तो वी थॉट कि एक कलेक्टिव सेशन कर लेते हैं कि और किसी के भी कोई सवाल हो तो उसमें आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट फेज के अंदर हम प्रोसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीजीपी टू इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, यानी जो लोग अपना प्रोफाइल गेटवे पोर्टल पे खुद बना के जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं उनको एंटरटेन करने की बात हो रही है। सेकंड फेज में हम उन कस्टमर्स का डेटा जो हमारे पास मौजूद है उसको पुश करेंगे सीजीपी पे। अभी वासित भी इस पूरे प्रोसेस को और उनकी टीम भी एक्सप्लेन कर देगी कि फेज 2 कैसे होगा। और फिर फेज 3 है, इसमें प्रोसेस फ्लो इन केस ऑफ फिजिकल ऑनबोर्डिंग एट तक इंश्योरेंस कंपनीज एंड को इंश्योर किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वासित एंड उनकी टीम से कि प्लीज़ आप सेशन को फॉर्मली शुरू कर लें और मेंबर्स की जो क्यूरीज हैं वो प्लीज़ आंसर करें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम वही नबील ने आपको एक ब्रीफ तो बता दिया कि क्या प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट और क्या फेजिंग्स हैं, वो हम उनको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फिलहाल ये करते हैं कि हम पहले आपको एक जो पोर्टल का पहले भी हम डेमो दे चुके हैं और उसमें जो अभी हमने चेंजेस करी हैं, कुछ जो पायलट में सजेशंस आ रही हैं उसको भी इंकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। तो हम आपको पूरा एक रन थ्रू कर देते हैं, उसके बाद आपकी कोई क्यूरीज है वो आंसर कर देंगे और फिर हम फेज वाइज जो अप्रोच एग्री हुई है सीडीसी आईएपी एंड एससीसीपी के बीच में उसको भी एक फिर इलैबोरेट कर देंगे। तो मैं अपनी टीम को कहता हूँ हमजा, वो आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देते हैं ऑफ द प्लेटफॉर्म। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ तो हम उसको फिर आगे लेके चलते हैं। तो कंटिन्यू द डेमो सेशन। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? नबील आपको नज़र आ रही है जी स्क्रीन? बिल्कुल, आए आपकी स्क्रीन आ रही है। ठीक है। अच्छा, वो नबील ने तो आपको एक बैकग्राउंड तो दे दिया है, तो हम इसकी थोड़ा आगे इसको लेके बढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं और ये किस तरह से काम कर रहा होगा। तो आपके सामने ये एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि सेंट्रलाइज गेटवे पोर्टल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आप मिडल में देखें तो आपको नज़र आएगा कि हम तमाम जो कैपिटल मार्केट की इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे कनेक्टेड हो रहे होंगे, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड भी है, स्टॉक मार्केट भी है, इंश्योरेंस सेक्टर भी होगा और आगे जाके और भी सेक्टर ऐड होते जाएंगे। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हम डिफरेंट चैनल्स बता रहे हैं कि किन चैनल्स के ज़रिए से इस पोर्टल को एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर आप देखें कि इन्वेस्टर डायरेक्टली भी आ सकता है और आगे जाके हम डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल से भी इसकी कनेक्टिविटी बिल्ड कर देंगे। फिर आप राइट साइड पे देखें तो
इस पोर्टल के ज़रिए से इन्वेस्टर जो तमाम जो कैपिटल मार्केट की इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ अपनी ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट भेज सकता है, जिसके अंदर ब्रोकर आ जाते हैं आपके एएमसीज, इंश्योरेंस कंपनीज और तमाम जितनी भी कैपिटल मार्केट की इंडस्ट्रीज हैं उनसे इन्वेस्टर जो है वो अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इस पोर्टल के ज़रिए से। फिर इस पोर्टल की और भी कनेक्टिविटीज़ बिल्ट हैं, जितनी भी केवाईसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हमने ऑनलाइन कनेक्टिविटी बिल्ड की हुई है, जिसके अंदर नादरा भी आ जाता है और जिसके अंदर जो है पीएमडी और आईबैन इस तरह की और भी इंस्टीट्यूशन हैं केवाईसी वाली, उनके साथ भी हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो इसकी ब्रीफली मैं फीचर्स एक्सप्लेन कर दूं कि ये जैसे बताया नबील ने कि एक सिंगल इंटरफेस है जिसके ज़रिए से कस्टमर जो है वो तमाम इंडस्ट्रीज को एक्सेस कर सकते हैं जिनको हम एसेट क्लास का नाम दे रहे हैं। फिर इसके अंदर हमने एडवांस फीचर बिल्ड किए हुए हैं कि जिस तरह से एक वेरिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने नादरा के साथ बायोवेरिसिस फैसिलिटी ली हुई है जिसके ज़रिए से कॉन्टेक्टलेस बायोमेट्रिक हो जाती है और कस्टमर का डेटा नादरा से उठकर इस पोर्टल के अंदर फिल भी हो जाएगा। फिर इसमें हमने एक और वैल्यू एडेड फीचर बिल्ड किया है कि हमने एचटीटीपी के साथ मिलके एक इसमें एल्गोरिथम बनाया है जिसके ज़रिए से कस्टमर की हम एक प्रोविजनल रिस्क रेटिंग जनरेट करेंगे आप लोग की फैसिलिटेशन के लिए। वो इस रिस्क रेटिंग के बारे में हमारी कंप्लायंस टीम आपको फर्दर बता देगी, लेकिन उसका मकसद ये होगा कि आपको हेल्प किया जाए कि कस्टमर की रेटिंग क्या है, क्या कस्टमर लो रिस्क इन्वेस्टर है या इसकी मजीद पीडीडी रिक्वायर्ड है। फिर जैसे मैंने बताया कि तमाम वेरिफिकेशन यूटिलिटीज़ के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। फिर इसके अंदर हम कस्टमर्स की स्क्रीनिंग भी परफॉर्म करेंगे। हमने एक थर्ड पार्टी वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसके ज़रिए से कस्टमर को पता चलेगा कि किसी सैंक्शन लिस्ट में तो नहीं है या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है। इस तरह की स्क्रीनिंग भी हम परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर अगर कस्टमर ने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है उसकी भी फैसिलिटेशन दी हुई है, और जब वो प्रोफाइल अपडेट करेगा तो जितनी भी इंस्टीट्यूशन के साथ उसने अकाउंट खोला है सीजीपी के ज़रिए से उनको भी अपडेट्स जारी होंगी। फिर जैसे मेंशन किया कि ये एक सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी बननी जा रही है जिसके अंदर तमाम इन्वेस्टर का डेटा जो है वो पूल इन होगा। तो अभी जितने कस्टमर जो नए आ रहे हैं उनका डेटा भी मौजूद होगा, और जब माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें जितने भी कस्टमर्स का डेटा आप लोग के पास मौजूद है वो भी इसके अंदर माइग्रेट होकर स्टोर हो रहा होगा। तो एक सिंगल सेंट्रलाइज रिपॉजिटरी बन जाएगी इन्वेस्टर डेटा की, जितने भी तमाम इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में मौजूद है उनकी। फिर हमने इसमें काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस रखा है कि कस्टमर की जो जर्नी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो। उस जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे तो हम उसके बारे में आप देख सकेंगे कि कितनी आसान है और कितनी स्मूथ है। फिर हमने इसमें डिफरेंट अकाउंट टाइप्स को भी कैटर किया हुआ है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे रेगुलर नॉर्मल अकाउंट टाइप भी होता है और सहूलत आसान अकाउंट टाइप भी होते हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्री और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, तो उसको भी हमने कैटर किया हुआ है। अच्छा, अब हम जंप कर लेते हैं डेमो की तरफ कि जो पोर्टल है वो किस तरह से काम कर रहा होगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस पोर्टल के तीन हिस्से हैं, तीन मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल है इन्वेस्टर मॉड्यूल जो पब्लिक के लिए विजिबल होगा, जिसके अंदर इन्वेस्टर साइन अप करके लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा होगा और अपनी ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट दे सकेगा। फिर एक हमारा कंप्लायंस मॉड्यूल है, ये हमारी जो सीडीसी की टीम है ये यूज़ कर रही होगी, और इस मॉड्यूल के ज़रिए से कस्टमर की स्क्रीनिंग भी हो रही होगी और जो मैंने रिस्क रेटिंग का बताया वो भी इसके ज़रिए से जनरेट हो रही होगी। और कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर जो भी स्क्रूटिनी करनी है वो भी हमारी टीम इस मॉड्यूल के ज़रिए से परफॉर्म कर रही होगी। फिर एक इंटरमीडियरी मॉड्यूल है जो कि हम आप लोगों को दे रहे होंगे। आप लोगों से मुराद जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं चाहे वो एएमसीज हैं। उस पोर्टल के ज़रिए से आप कस्टमर की रिक्वेस्ट भी व्यू कर सकेंगे और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकेंगे कि क्या इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या इसके ऊपर कोई इशू मार्क करना है। वो हम आपको आगे शो कर रहे होंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर मॉड्यूल को लेके चलते हैं। जब कस्टमर के पास ये
मेन स्क्रीन नज़र आएगी। और इसके ऊपर अगर न्यू कस्टमर है तो सबसे पहले वो न्यू यूज़र साइन अप पे जा रहा होगा। साइन अप का प्रोसेस काफ़ी आसान है। वो अपना CNIC एंटर करेगा, ईमेल एड्रेस एंटर करेगा और लोकल मोबाइल नंबर एंटर करेगा, अपना पासवर्ड सेट करेगा और उसके ईमेल और मोबाइल पे एक OTP जनरेट हो जाएगा, जो यहाँ पे वो एंटर करेगा और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को रजिस्टर कर लेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा एक साइन अप प्रोसेस है। जैसे ही साइन अप करके वो लॉगिन करेगा तो उसके पास दो ऑप्शंस होंगे कि वो सहूलत प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं या नॉर्मल प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं। नॉर्मल का जो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती हैं और सहूलत के अंदर थोड़ी कम होती हैं। अब हम वेरिफिकेशंस क्या क्या परफॉर्म करेंगे इनिशियली उसका वॉक थ्रू ले लेते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, जो कि वेरिसिस का नेबल बदल है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए कस्टमर को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि वो CDC मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें मोबाइल पे, और उसके अंदर एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ऑप्शन उसको नज़र आ रहा होगा। जब वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो ऐप उसको गाइड करेगी कि किस तरह से आपने अपनी कॉन्टैक्टलेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन परफॉर्म करनी है। उन चेक्स को फॉलो करते हुए कस्टमर अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट कर लेगा और जब बायोमेट्रिक सक्सेसफुल हो जाएगी तो पोर्टल पर उसका बायोमेट्रिक का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जैसे ग्रीन टिक आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी बायोमेट्रिक सक्सेसफुल हो गई है। फिर नेक्स्ट हम उसकी और भी वेरिफिकेशंस करेंगे। ईमेल वेरीफाई करेंगे OTP के ज़रिए से। इसका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहे होंगे। हमने पाकिस्तान मोबाइल डेटाबेस PMD के साथ कनेक्टिविटी बनाई हुई है, तो उसका मोबाइल और CNIC PMD से वेरीफाई। और हमने इसमें डिफरेंट और भी ऑप्शन बिल्ड किए हुए हैं कि कस्टमर का मोबाइल नंबर अगर उसके नाम पे नहीं है, किसी रजिस्टर के नाम पे या एम्प्लॉयर के नाम पे, तो वो भी हमने एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज ड्रॉप होगा प्लीज। तो सर वो क्या कह रहे हैं हमारे बैंक वाले? फिर हम मोबाइल नंबर के बाद उसका बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे। हमने जो स्टेट बैंक की रास की फैसिलिटी है उसके साथ कनेक्टिविटी बनाई हुई है। तो जब कस्टमर आईबैन डालेगा तो हम उसका CNIC और आईबैन रास पे भेजेंगे और वहाँ से उसका वेरिफिकेशन होकर आ जाएगी कि क्या इसका आईबैन वैलिड है कि नहीं है। फिर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये एक फॉर्म खुल जाएगा कस्टमर के सामने, जिसके अंदर वो अपनी सारी जो ऑनबोर्डिंग की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो फिल कर रहा होगा। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्री फिल्ड है। ये प्री फिल्ड क्यों है? क्योंकि जब कस्टमर ने अपनी बायोमेट्रिक परफॉर्म की थी तो नादरा के पास जो डेटा है स्टोर है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। तो हमने एक कस्टमर को एक फैसिलिटेशन दी है कि ऑलरेडी उसका जो डेटा मौजूद है नादरा के पास वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। कस्टमर उसको अपडेट भी कर सकता है अगर उसको लगता है कि कुछ इसके अंदर इशू है, क्योंकि क्योंकि अगर आपको पता ही होगा नादर के पास कुछ डेटा जो है वो उर्दू में भी होता है। तो हमने एक ट्रांसलेटर भी लगाया हुआ है, अक्सर ट्रांसलेटर लगाया हुआ है जो उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। तो कभी कभी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ जो होता है वो चेंजेस हो सकती हैं, तो कस्टमर उसको यहाँ पे अपडेट कर सकता है। फिर जैसे नॉर्मली फॉर्म में आप कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ले रहे होते हैं, उन कस्टमर की प्रोफेशनल डिटेल्स भी एंटर कर रहे होते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं ये एज पर HCP सर्कुलर में जो HCP ने बताई हुई हैं फील्ड्स, उनको हमने यहाँ पे कैप्चर की हुई है। फिर बेनिफिशियल ओनरशिप अगर उसका कोई और है तो हम उसकी डिटेल ले रहे होंगे। वो अपने नॉमिनी की डिटेल्स, नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकता है और उस ज़कात का स्टेटस अपडेट करा होगा कि क्या वो ज़कात डिडक्टेबल है या नॉन डिडक्टेबल है, और इस तरह का स्टेटस। फिर हमारा एक रिस्क प्रोफाइलिंग का सेक्शन है जिसके अंदर अगर उसके ऊपर फैटका अप्लाई हो रहा है तो फैटका की डिटेल डाल रहा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट नो ही होगा, लेकिन अगर अप्लाई हो रहा होगा तो उसको येस करके अपनी फैटका की डिटेल्स एंटर कर रहा होगा। इतना स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फिर उसकी रिस्क एपेटाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कस्टमर जो है उसकी एपेटाइट क्या है, लो रिस्क एपेटाइट है या हाई रिस्क एपेटाइट। फिर हमारा एक डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, पीछे जो उसने इंफॉर्मेशन डाली थी उसकी बेसिस पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो पॉपुलेट हो जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे CNIC फ्रंट साइड, बैक साइड और स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड तो उसको अपलोड करने होंगे। लेकिन पीछे इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अगर उसने सपोज ये अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, CNIC से कोई और एड्रेस डाला है, तो उसको प्रूफ अपलोड करना होगा। और इस तरह ज़कात स्टेटस अगर उसने नॉन डिडक्टेबल या नॉन मुस्लिम किया है तो उसका भी उसको डॉक्यूमेंट की 50 फॉर्म अपलोड करना होगा। तो ये डायनेमिक होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो उसने पीछे फिल किया है, उसके हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी और कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा होगा। फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रूफ ऑफ प्रोफेशन में आप क्या ले रहे होंगे, तो ये हमने एक प्रोसीजर्स में भी दिए हुए हैं जो आपको सर्कुलेट हुए हैं इंश्योरेंस के। उसमें हमने डाला कि हम प्रूफ ऑफ प्रोफेशन के लिए कस्टमर अगर डिफरेंट नेचर के हिसाब से हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे होंगे। तो ये एक स्नैपशॉट है उसका कि आप प्रोसीजर्स में भी इसको देख सकते हैं। फिर जैसे ही कस्टमर अपनी प्रोफाइल सबमिट करेगा तो उसको एक ऑप्शन होगा कि वो अपनी प्रोफाइल को रिव्यू भी कर सकता है। इसको इस फॉर्म में उसकी तमाम इंफॉर्मेशन नज़र आ जाएगी, और उसको अगर एडिट करना होगा तो एडिट प्रोफाइल का बटन प्रेस करके वो अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकता है। फिर जैसे उसकी प्रोफाइल सबमिट कर देगा तो वो प्रोफाइल हमारी कंप्लायंस एंड पे चले जाएगी। उसका हम अभी आपको ब्रीफ दे देते हैं, लेकिन कस्टमर की जर्नी ब्रेक नहीं होगी। कस्टमर यहाँ पे आके अपनी जो है वो एंटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एंटिटी के साथ उसने ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट भेजनी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का सेक्शन देखें तो इसमें नज़र आ रहा होगा उसको कि स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इस तरह की एसेट क्लासेस नज़र आ रही होंगी। और अगर वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं तो इंटरमीडिएट नेम के अंदर उन तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के नाम नज़र आ रहे होंगे जो कि CGP के साथ कनेक्टेड है। तो कस्टमर किसी को भी वहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। फिर नीचे जॉइंट अकाउंट की भी फैसिलिटी दी हुई है हमने, और कुछ उसको कंसेंट वगैरह देनी होगी कि CGP को कंसेंट दे रहा होगा कि वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो उसने ऊपर इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट की है उसको फॉरवर्ड कर दी जाए। और यहाँ पे उसके हिसाब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगे जिसको उसको एक्सेप्ट करना होगा। फिर वो जब सबमिट कर देगा रिक्वेस्ट तो यहाँ पे उसको डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आ जाएगा कि उसकी रिक्वेस्ट जो है वो कौन सी स्टेज पे है। और यहाँ पे पीरियोडिकली भी जो है वो अपडेट्स आते रहेंगे कि उसकी किस स्टेज पे प्रोफाइल मौजूद है। अच्छा, ये कंप्लायंस मॉड्यूल का हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि कस्टमर को कि हम किस कस्टमर की किस तरह से स्क्रूटिनी करेंगे और उसकी किस तरह से हम स्क्रीनिंग और एल्गोरिथम वगैरह जनरेट कर रहे होंगे। हमारे कंप्लायंस एंड पे इस तरह से कस्टमर की इंफॉर्मेशन नज़र आ जाएगी, और अगर हाँ हमारी कंप्लायंस पे लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है या मजीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो ये प्लस के साइन पे क्लिक करके डिस्क्रिपेंसी ऐड कर देंगे। ये डिस्क्रिपेंसी जो है वो वापस कस्टमर को रिवर्ट हो जाएगी और कस्टमर उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करके दोबारा अपनी प्रोफाइल सबमिट कर रहा होगा। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स पे भी वो डिस्क्रिपेंसी मार्क कर सकते हैं। ये एक स्नैपशॉट है उसका। या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हम EML के हिसाब से जो इनपुट्स होते हैं वो हमने सारे कवर किए हुए हैं, जिसके अंदर ज्योग्राफी ली जाती है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन ली जाती है, डिलीवरी चैनल और सेक्टर कवर किया जाता है। इस एल्गोरिथम की बेसिस पे एक रिस्क रेटिंग जनरेट होगी जिससे आपको फैसिलिटेट हो जाएगी कि कस्टमर की रिस्क रेटिंग क्या है। तो जैसे यहाँ पे एक दी हुई है लो रिस्क, हमारी जो एल्गोरिथम के हिसाब से कस्टमर जो है वो लो रिस्क है। और एक रेटिंग हो सकती है कि EDD रिकमेंडेड। तो अगर हम आपको EDD रिकमेंडेड रिस्क रेटिंग फॉरवर्ड करेंगे तो आपको आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप उसकी मजीद इनहांस ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करें, क्योंकि ये हमारे हिसाब से इस हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा होता है। और इसके साथ साथ हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको पुश करेंगे कि क्लाइंट
किसी हाई रिस्क प्रोफेशन में तो नहीं है या पॉलिटिकल पर्सन से लिंक तो नहीं है। इस तरह की और भी मजीद इन्फॉर्मेशन हम आपको पुश करेंगे। इसके बारे में हमारी कंप्लायंस टीम आपको मजीद ब्रीफ कर देगी और आगे जाके। फिर हमारा एक इंटरमीडिएट मॉड्यूल है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसमें इसका सीजीपी के साथ कनेक्टिविटी के आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप एपीआई के ज़रिए से भी कनेक्ट हो सकते हैं। एपीआई मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी होगी आपके सिस्टम की और हमारे सिस्टम की। तो वो हमने इसके ऊपर एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी बनाया हुआ है जो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा, जो शेयर हो भी चुका है। और एक पोर्टल है इंटरमीडिएट पोर्टल, जिसमें ये होगा कि हमने एक सीजीपी के अंदर एक मॉड्यूल बना लिया इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जिसके अंदर वो लॉगिन करके कस्टमर की रिक्वेस्ट देख सकेंगे। तो ये दोनों चैनल आपके पास मौजूद हैं। आप इन दोनों चैनल्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं और आप सिर्फ इंटरमीडिएट पोर्टल को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट मॉड्यूल का एक हम थोड़ा सा एक वॉक थ्रू ले लेते हैं। आपको जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कस्टमर ने अगर कोई रिक्वेस्ट दी होगी तो आपके डैशबोर्ड पे उसकी रिक्वेस्ट नज़र आ रही होगी। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन इस तरह से आपको ग्रिड में नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस ग्रिड के ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको ऊपर काफ़ी सारे जो हैं वो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो मैं बता दूं क्या ऑप्शंस हैं। आप कस्टमर की डॉक्यूमेंट्स को और कस्टमर के डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का मकसद ये है कि आप उसको अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं और अपने बैक ऑफिस में अपलोड भी कर सकते हैं। फिर अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। और सबमिट डिस्क्रिपेंसी का ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन में कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है या मजीद इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप उस फील्ड के आगे फिलहाल को क्लिक करके डिस्क्रिपेंसी सबमिट कर देंगे। वो डिस्क्रिपेंसी कस्टमर के बाद वापस जाएगी, कस्टमर उसको करेक्ट करके दोबारा से अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा होगा। फिर आप कस्टमर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना चाहते तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आप जब कस्टमर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे दैट मीन्स कि आप जो है उसकी फर्दर जो है ऑन बोर्डिंग वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर के पास जैसे मैंने बताया था हर चीज़ पे अपडेट्स आ रहे होंगे। तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, अप्रूव्ड बाय इंटरमीडिएट। तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि आपने उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लिया। अच्छा, नाउ मैं अपनी कंप्लायंस टीम को हैंड ओवर कर देता हूँ जो कि इसकी जो कंप्लायंस की रिलेटेड एक्सपेक्ट हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। तो मेरे साथ नुमान मौजूद हैं जो हमारी कंप्लायंस टीम के बारे में कंप्लायंस के बारे में इसको ब्रीफ कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके अंदर जैसे एडिंग ऑन टू हमजाज प्रेजेंटेशन, जिसमें सीडीसी का जो रोल है वो इधर क्लियर कर दूं कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट यूनिफॉर्म प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स, एसईसीबी ने एक्चुअली सीडीसी को मैंडेट दिया है, जो सर्कुलर आपको रिसीव हो चुका है ऑलरेडी सर्कुलर 6 के थ्रू, कि सीडीसी जो है वो उसको मैंडेट दिया जा रहा है थर्ड पार्टी का, जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी में हमें सीडी अपना इसके अंदर एज ए थर्ड पार्टी हम लोग सीडीडी जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि हम लोग आपको स्क्रीनिंग करके दे रहे होंगे, उसके अंदर हम आपको एक प्रोविजनल रिस्क रेटिंग करके दे रहे होंगे, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स थे जो एसईसीपी ने गाइड किया था, और वो 4 फैक्टर्स हमने यूज करते हुए क्लाइंट की रिस्क को कैलकुलेट करके एक हम जो है वो रिस्क रेटिंग जनरेट कर रहे होते हैं, और वो हम आपको प्रोविजनल रिस्क रेटिंग एक आपकी हेल्प कर रहे होते हैं उसके अंदर वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। प्लस ये कि अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ आप सबकी इंटरेस्ट के लिए। जो अभी हमने दूसरे इंटरमीडिएट्स के साथ पायलट रन करा था तो उस पर भी हमने ये काफी एसईसीपी की इवन जो टीम्स होती हैं ऑडिट टीम्स एंड जेआईटी, उनको उनके साथ भी एक सेशन करा था और उनको भी बहुत क्लैरिटी दे दी थी कि जो थर्ड पार्टी का रोल हम क्या कर रहे होंगे और इससे बेनिफिट क्या है इंटरमीडिएट्स को। अच्छा, इसके बेनिफिट जो ये है कि देखें, जो अगर हम वेरेसिस करके आपको दे रहे हैं तो आपको वेरेसिस करने की जरूरत नहीं है, ना उसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत है। ठीक है, वो रिकॉर्ड हमारे सिस्टम में मौजूद है, आप अपने पास स्टोर करना चाहे कर लें, लेकिन आपकी टीम जो भी ऑडिट टीम इंस्पेक्शन टीम आती है आप इस पोर्टल से भी दिखा सकते हैं। इसके बाद जैसे मेरी टीम ने बताया कि हम इसकी जो ये स्पेसिफाइड पर्सन स्क्रीनिंग पैप स्क्रीनिंग करते हैं वो ऑनबोर्डिंग के वक्त भी करके आपको इंटीमेट कर रहे होंगे,
अगर उसमें कोई सैंक्शन लिस्ट में कोई चेंज आता है और आपका कोई इन्वेस्टर्स में आ जाता है तो वो भी हम आपको फौरन बता देंगे, और हम पीरियोडिकली फोर्टनाइटली बेसिस पे भी ये पूरी स्क्रीनिंग कर रहे होंगे और वो भी शेयर कर रहे होंगे। अच्छा, ये जितनी स्क्रीनिंग हो रही है वो भी आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी हमें ऑथराइज करा हुआ है, तो यू कैन रिलाई ऑन अस जो एंटिटीज हम पे करना चाहती है। और आपके पास कोई इंस्पेक्शन टीम आती है तो आप उसका जो रिजल्ट है इस पोर्टल से भी उनको दिखा सकते हैं। तो आप ये एक पार्ट था, बाकी ये नुमान कंटिन्यू करते हैं, फिर हम एंड में क्वेश्चंस ले लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जैसे इन्होंने बताया कि जो इनिशियल वेरिफिकेशंस होती हैं, ईमेल की ओटीपी से वेरीफाई हो जाता है, मोबाइल नंबर पीएमडी से कंफर्म हो जाता है, बायोसिस हो जाती है, और रास्ट जो वो रास्ट के थ्रू आईबैन कंफर्मेशन होती है, उसके लिए हम आपको जो इंटरमीडिएट पोर्टल है, जो आपके पास एक इंटरफेस नजर आ रहा होगा, वहां पर नीचे एक पूरा हेड बना हुआ है जिसमें वेरिफिकेशंस की भी बात लिखी हुई है और उस पर चेक्स लगे हुए हैं। तो एक वहां भी हम आपको वो कन्वे कर रहे हैं कि देखें सारे वेरीफाई हो गए हैं और उस पर चेक्स लगा हुआ आ रहा होगा, आपके सामने वो स्क्रीन शो हो रही होंगी। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो जो है मतलब कैटेगरीज हैं इसके अंदर। एक तो ये कि जो भी है इंडिविजुअल इसमें सीजीपी में एंटर हो सकता है फॉर ऑनबोर्डिंग, और कॉर्पोरेट ऑब्वियसली नहीं हो सकते, और रेजिडेंट पाकिस्तानी होना जरूरी है। नॉन रेजिडेंट्स के लिए सीजीपी इस वक्त नहीं है, तो ये ऑब्वियसली सर्कुलर 6 में कवर्ड था जो एससीसीपी ने इशू किया था। उसके बाद अभी जो हम केटर कर रहे हैं, ऑब्वियसली 3 इंडस्ट्रीज हैं, 3 एसेट क्लासेस हैं हमारे पास। इंटरमीडिएट स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और म्यूचुअल फंड्स हैं। और आगे चल के ऑब्वियसली और कैनवास बड़ा हो जाएगा, इसमें और कंपनीज भी और भी एसेट क्लासेस आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमें जो मैंडेट दिया गया था जिसमें हमने बात की थी सीडीडी के हवाले से, कि हम ऑनबोर्डिंग के वक्त सिर्फ सीडीडी कर रहे होंगे, और सीडीडी का ही हमें मैंडेट भी मिला हुआ है। और सर्कुलर 6 में भी ये जो मैं स्क्रीन शेयर हुई हुई है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं। और एएमएल रेगुलेशंस का जो हमने इनिशियली अभी जो फर्स्ट स्क्रीन थी वहाँ पे शेयर किया हुआ था, रेगुलेशन 24 का, जो उसके अंदर यही था कि हमें जो है ना सीडीडी परफॉर्म करते वक्त कुछ चीज़ें वेरीफाई, कुछ चीज़ें लेनी है, उससे कुछ चीज़ें पूछनी है। तो बाकी जो और डॉक्यूमेंट्स अगर फर्दर हैं वो ऑब्वियसली ऑनबोर्डिंग के टाइम पे नहीं होंगे, वो ऑनगोइंग आप जब उसकी ट्रांजेक्शंस हो रही होंगी या ऑनगोइंग मॉनिटरिंग विद रिस्पेक्ट टू हिज ट्रांजेक्शंस उसमें हो रही होंगी, तो वो उस वक्त आप परफॉर्म कर रहे होंगे। ऑनबोर्डिंग के अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें सहूलत और नॉर्मल की ऑब्वियसली थोड़ी उन्होंने डिफरेंट रखा हुआ है कि ऑब्वियसली सहूलत सिर्फ सीएनआईसी पे खुल जाता है, बाकी प्रूफ ऑफ प्रोफेशन वगैरह वहाँ रिक्वायर्ड नहीं होते। ठीक है ना। इसी तरह जब वो प्रोफाइल बना रहा होगा इन्वेस्टर, तो एक उसके पास हमने क्लासिफाई कर दिया कि फील्ड्स हैं जिसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर रहा होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स उसी से रिलेटेड, जैसे सीएनआईसी है और ज़कात डिक्लेरेशन वगैरह है, नॉर्मल है तो ऑब्वियसली प्रूफ ऑफ प्रोफेशन भी है। परमानेंट एड्रेस उसका अगर चेंज है तो वो उसके लिए कोई अपना बिल वगैरह या कोई भी एविडेंस अपलोड कर रहा होगा। और इसी तरह अगर वो स्टूडेंट या हाउस वाइफ वगैरह है तो वो अपना अदर इनकम है या फंड प्रोवाइडर की डिटेल्स उसमें कुछ वो प्रूफ दे रहे होंगे। इसी तरह स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे होंगे परफॉर्म। स्क्रीनिंग ऑब्वियसली ऑनबोर्डिंग के वक्त भी है, जैसे कि अभी आपको बासित ने बताया था कि हमारा फोर्टनाइटली भी है, हम उसको फर्दर भी चेक कर रहे होंगे। पीरियोडिक हमने उस पर वो लगाई हुई है स्क्रीनिंग, और उसमें हमने थर्ड पार्टी की वेंडर की वो ली हुई है फैसिलिटी, और उसके थ्रू वो ऑटो स्क्रीनिंग हो रही होती है। और इस तरह से अगर वो आगे भी निकल के आता है तो उसकी भी हम आपको इंटीमेशन भेज रहे होंगे। और फिर प्रोविजनल रिस्क रेटिंग, जिसमें हमने 4 फैक्टर्स लिए हैं एसईसीपी की गाइडेंस के मुताबिक, और उसके थ्रू हम आगे दिखा भी दूंगा मैं आपको कि किस तरह से वो वर्क कर रहा होगा। और आपको एक प्रोविजनल रिस्क रेटिंग, एक इंडिकेटिव रिस्क रेटिंग जा रही होगी, जिसके थ्रू आपके लिए इजी हो जाएगा कि ये लो है इसका रिस्क या हाई है। ईडीडी अगर रिकमेंडेड है तो फिर आपको अगर फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट्स उससे पूरी करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स लेने ऑब्टेन करने हैं, तो वो आप ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सर्कुलर 6 के मुताबिक जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है और उसके एप्लीकेबल लॉज के मुताबिक, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई क्लाइंट की। ये आपको पास में भी हमजा की प्रेजेंटेशन में भी चीज़ें नजर आएंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हेडर्स बने हुए हैं आपके पास, जो क्लाइंट भी डाल रहा होगा और आपके इंटरमीडिएट के उस पर भी शो हो रहा होगा। तो प्रोफेशनल डिटेल्स हो गई, उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम हो गई, नॉमिनी डिटेल, ज़कात, और फिर फैक्टर और रिस्क प्रोफाइलिंग हो रही होगी। अच्छा, जो इनिशियली चेक होके आ रही होंगी चीजें, वो बायोसिस है, बायोमेट्रिक। 2-3 और राज्यों की आ गए डेरा गाजी खान मुल्तान से। अच्छा, तो बायोसिस होके आ रही होगी, सीएनआईसी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसी में ही लाइवलीनेस चेक हो जाएगी क्योंकि वो थंब कर रहा होगा वहाँ पे। आईबैन वेरिफिकेशन होके फिर आ रहा होगा, लैंड कर रहा होगा। मोबाइल नंबर
वेरीफाई पीएमडी से हो रहा होगा, किसी रिलेटिव का है तो उसका भी सीएनआईसी नंबर वो वहाँ डालेगा और उसके थ्रू वेरीफाई करके फिर वो वहाँ पे लैंड कर रहा होगा, ईमेल एड्रेस ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, फर्दर इसमें यह है कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात है, सीएनआईसी मैंडेटरी है, और प्रूफ ऑफ, जब अगर उसका वो नॉर्मल प्रोफाइल है, नॉर्मल अकाउंट है टाइप, तो प्रूफ ऑफ प्रोफेशन दे रहा होगा, सोर्स ऑफ इनकम वो सीडीडी की हद तक, जो जिस तरह उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें दे रहा हो, वो सिर्फ अपना इनकम प्रूफ दे देगा तो वो सफिशेंट होगा। सिग्नेचर कार्ड है वहाँ पे, वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, वो उस पर अपलोड कर देगा। और इसी तरह ज़कात डिक्लेरेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, फॉर नॉन मुस्लिम सोलम अफर्मेशन वो अपलोड कर देगा। एड्रेस प्रूफ जैसे मैंने बताया, अगर चेंज है परमानेंट एड्रेस वगैरह, नॉमिनी की सीएनआईसी अपलोड करता है, अथॉरिटी लेटर फॉर मोबाइल नंबर, अगर उसका एम्प्लॉयर का मोबाइल नंबर है तो वहाँ पे उसको एम्प्लॉयर का लेटर डालना है। इसी तरह फैक्टा के कुछ क्वेश्चन है, उसमें कुछ अगर रिक्वायरमेंट है, अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर है तो वो अपलोड कर देगा, और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो वो उसके हिसाब से आ रहा होगा उसके पास। अच्छा, इसी तरह सैलरीड पर्सनस के लिए जाहिर सी बात है कि वो जॉब का अपना कोई भी कार्ड दिखाएंगे, कार्ड अपलोड करेंगे, या एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मेंशन भी हैं एसईसीपी के सर्कुलर में भी। अच्छा, बिजनेस है तो बिजनेस लेटर हेड पे सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्रोफेशनल है तो वो अपना ऑब्वियसली जो उसका प्रोफेशनल उसने वो खोला हुआ है उसके थ्रू, बिजनेस एग्जेक्टिव भी अपना वो, मतलब ये सारी वो डिफाइन की हुई हैं कि स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है तो वो अपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दे रहा होगा। इसी तरह स्क्रीनिंग जो हो रही होगी वो किन कौन कौन सी लिस्ट होती हैं, आप अवेयर होंगे कि एक तो यूएन सैंक्शन लिस्ट होती है, इंटरनेशनल उसके लिए, नेक्टा डोमेस्टिक के लिए होती है शेड्यूल 4 में, और एसआरओज और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो इशू कर रहा होता है एएमएल, तो उसके अंदर भी जो नाम होते हैं वो भी सर्च हो रहे होंगे, वो भी स्क्रीन कर रहे होते हैं हम लोग, वो सारे इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं उसमें, और पैप की भी जो लिस्ट होती हैं उसमें भी उसको सर्च कर रहे होते हैं। और इसी तरह से ऑन बोर्डिंग के वक्त जो है वो हम लोग ये सारी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और जहां अगर प्रोफाइल अपडेट हो जाता है क्लाइंट का, लाइक अगर किसी की सिटी थी कराची, उसके बाद उसकी सिटी अगर कोई ऐसी चेंज कर दी उसने जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क सिटी है, तो उससे भी हमारा वो चेंज हो जाता है, उसकी रेटिंग चेंज हो जाती है। इसी तरह इन्वेस्टर प्रोफाइल में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो रिस्क रेटिंग आ रही होगी आपके पास, जो एसईसीपी ने गाइड किया था, उसमें 4 फैक्टर्स है। एक तो जोग्राफिकल रिस्क है उसका, कि वो किस सिटी से कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर का एड्रेस कहाँ का है। सेकेंडली कस्टमर रिस्क, कि वो पैप में तो नहीं है, सैंक्शन नेक्टा में तो नहीं है, उसका प्रोफेशन क्या है। इसी तरह प्रोडक्ट सेक्टर के किस कहाँ जो एसेट क्लास है कौन सी सिलेक्ट कर रहा है, और इसी तरह डिलीवरी चैनल वो आ किस तरह रहा है, वो बायोसिस करके आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो वेरीफाई कर रहा है, थंब इम्प्रेशन जैसे हम इनिशियली ले रहे हैं उससे, उसके थ्रू आ रहा है। इसी तरह फिर लो स्टैंडर्ड और हाई रिस्क ईडीडी रिकमेंडेड जहां हम आपको भेज रहे होंगे, तो ये रिस्क आपको इस तरह से रेटिंग आ रही होंगी। और मतलब जो आगे की चीज़ें हैं ऑब्वियसली ईडीडी और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, एसटीआर रिपोर्टिंग वगैरह, ये सारी आपको कर रही होंगी, आप कर रहे होंगे इंटरमीडिएट एंड पे, जो ऑब्वियसली हम सिर्फ ऑनबोर्डिंग के हद तक हैं, उसके बाद फिर आप उसको देख रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक्ट्स लिख दिए हैं हमने ये सारे, कि कौन कौन से एक्ट हैं इसके अंदर, रेगुलेशंस वगैरह कौन सी हैं, ये सारी हैं। अच्छा, जैसे नबील ने शुरू में बताया, हमारी कंप्लाइंस टीम ने तो अपनी ब्रीफिंग कंप्लीट कर ली है। तो नबील ने जैसे शुरू में बताया कि 3 फेजेस में ये हो रहा होगा, इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। पहला फेज जो भी स्टार्ट हो गया उसमें जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सीजीपी के साथ अपनी कनेक्टिविटी बिल्ड करेंगे, और कस्टमर जो है अगर उसने ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट भेजनी है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो सीजीपी के पोर्टल से ही भेज रहा होगा। और वो रिक्वेस्ट आपके पास जो मैंने 2 कनेक्टिविटी चैनल्स आपको बताए, वाया एपीआई या वाया इंटरमीडियरी पोर्टल, आपको नज़र आ जाएगी, और आप उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या डिस्क्रिपेंसी मार्किंग। फिर फेज 2 में ये होगा कि माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि आई थिंक नबील ने आपके साथ कुछ एग्रीमेंट भी शेयर कर लिया है जो कि इसको फैसिलिटेट कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, ठीक है। जैसे ठीक है, सेकंड फेज में जैसे मैं बता रहा था कि माइग्रेशन शुरू हो जाएगी, तो आप जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो आपके पास ऑनलाइन चैनल के साथ ऑन बोर्ड हुए हैं, उसका आप माइग्रेशन का डेटा और डॉक्यूमेंट जो है वो सीजीपी के पास पुश कर रहे होंगे।
तो इसके ऊपर जो हमारा मेथडोलॉजी होगी हम आपसे शेयर कर देंगे जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। फिर इसके फेज 3 आ जाएगा जिसके अंदर जितने भी तमाम क्लाइंट्स आपके पास मौजूद हैं जो कि आपके पास फिजिकल चैनल से भी आए होंगे, उनका डेटा भी आप जो है वो सीजीपी पे पुश कर रहे होंगे, सीजीपी में डाल रहे होंगे। बाबू जरा बेल देना ना। फिर इसके अंदर हम जो है मजीद जो है और भी इसके अंदर एनहांसमेंट ला रहे हैं पोर्टल के अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसके अंदर जैसे मैं एग्जांपल दूं, मल्टी प्रोफाइलिंग का ऑप्शन दे रहे होंगे कि कस्टमर जो है वो अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन चेंज करके मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकेगा, जो डिफरेंट इंटरमीडियरीज के साथ डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ अकाउंट खोल सकेगा। फिर इसके अंदर हमने एक और इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जो कि अभी बस आने वाला है कि जो इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे ही हम एक लिंक दे देंगे सीजीपी का। तो जब कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करेगा और सीजीपी के अंदर एंटर होगा तो उसको ऑनबोर्डिंग के बाद सिर्फ उसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नजर आएगा जिसके लिंक के जरिए है वो एंटर हुआ है सीजीपी के अंदर। तो इस तरह की हम जो है फर्दर जो है एनहांसमेंट अच्छा, सीजीपी में ये ला रहे हैं। ये जो लिंक वाली है ये कल से लाइव हो गई है, और जो 8 इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी लाइव है तो उनको बहुत जल्द हमारी टीम थ्रू ईमेल ये लिंक और उसका जो लोगो है वो फॉरवर्ड कर रही होगी। और इसी साथ हम बाकी भी जो हमारे साथ इंटरमीडिएट कनेक्टेड है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, तो उन सबको ये लिंक शेयर करें उनके डेडिकेटेड। और जैसे ही वो अपनी वेबसाइट पे प्लेस करेंगे और ये उस लिंक से जो भी आ रहा होगा जैसे हमजान ने बताया, तो उसको सिर्फ वही एंटिटी दिख रही होगी फॉर दैट जर्नी। अच्छा, इसके साथ फिर हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है वो कंक्लूड हो जाती है, तो हम फ्लोर ओपन कर देते हैं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है उसको आप पूछ सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं। We're over for questions. अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट पार्ट आपने बताया था लिंक वाला, वो काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा जी, देखें, लिंक का जो पार्ट है उसमें ये है कि हम जो जैसे आपको ये बताया कि सीजीपी पोर्टल इन्वेस्टर ड्रिवन है, तो आज जो नॉर्मल लिंक है इन्वेस्टर उससे आता है तो उसको तमाम एसेट क्लास और तमाम एंटिटीज विजिबल होंगी। लेकिन आप अपना डेडिकेटेड लिंक अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर सकते हैं, और वो लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब आप हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो हमारी टीम आपको एक डेडिकेटेड लिंक देगी और एक बटन का सीजीपी का जो लोगो है वो प्रोवाइड करेगी। तो आप वो लोगो के पीछे वो लिंक प्लेस कर देंगे अपनी वेबसाइट पे, और जो भी आपकी वेबसाइट पे आके आपका जो इन्वेस्टर है या आपकी टीम है उस पर क्लिक करेगी तो वो एक उसको रीडायरेक्ट करेगा एक पोर्टल पे। उस पोर्टल पर इन्वेस्टर अपनी लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद वो रिस्पेक्टिव एंटिटी उसको दिख रही होगी। मतलब जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, तो एक जो भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से उसने क्लिक करा होगा लिंक, तो वही इंश्योरेंस कंपनी उसको रिफ्लेक्ट हो रही होगी पूरी जर्नी में। तो ये इस पे था। अगर कोई क्लैरिटी चाहिए तो फर्दर हम उस पर डिस्कस करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी, वालेकुम। आप जो क्वेश्चन करें तो अपना नाम और एंटिटी भी कॉल आउट कर दे ताकि वो सबको पता हो। जी, अस्सलाम। दिस इज अली चरानिया फ्रॉम AFU जनरल। एक दो चीज़ें मुझे आपसे पूछना थी, अगर इफ यू कैन अलाउ मी टू। जी, अच्छा, अली साहब मैं आपसे तो सवाल ले लेता हूँ, अगर बाकी जो सवाल करना चाहते हैं तो काइंडली हैंड रेज कर लें ताकि हम सीक्वेंस में फिर क्वेश्चन। जी, तो मुझे ये दो चीज़ें आपसे पूछना थी कि एक आपने बताया कि नादरा जो का जो वेरिसेस है वो आप करेंगे, तो अभी यू मस्ट बी अवेयर कि एक कंसेंट मैनेजमेंट वाला एक प्रोसेस शुरू किया है नादरा ने, जो कि वो अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में है अभी। तो शुड वी एक्सपेक्ट कि ये कंसेंट वेरिफिकेशन जो है या कंसेंट मैनेजमेंट वाला फेज है वो CDC इसको केटर कर लेगा? नंबर 1। नंबर 2 जो है कि एक आपने बताया कि डाटा जब आपके पास आएगा तो आप इसकी अपडेशन जो है वो CDC करेगी, क्योंकि एक बार ऑन बोर्डिंग के बाद देयर आर लाइक लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के जो है वो चीज़ें चेंज हो जाते हैं कस्टमर प्रोफाइल के अंदर, तो वो उसकी अपडेशन CDC करेगा, और अगर करेगा तो क्या उसका इंटरवल होगा? थैंक यू। जी, अच्छा, देखें, दो आपके थे। एक नादरा जो कंसेंट मैनेजमेंट वाला वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे हमने जर्नी में बताया था
हम तो उनकी जो बायो वायरसेस कर रहे हैं तमाम इन्वेस्टर की। तो बायो वायरसेस जैसे ही करते हैं तो हमारी बायो वायरसेस के कंक्लूजन में नादरा की एक एपीआई कॉल होती है जिससे वायरसेस का डेटा आ जाता है, तो वो सफाइस कर जाती है। तो हमें वो कंसर्न मैनेजमेंट या ओटीपी वो मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है उस चीज में। अच्छा, दूसरा जो ठीक आपका हो गया। सवाल, जी, जो अपडेट का प्रोसेस है, देखिए अपडेट के दो तीन चीजें हैं। जैसे सीएनआईसी एक्सपायर हो जाता है तो हमारा सिस्टम खुद ही अलर्ट भेज रहा होगा इन्वेस्टर से, और वो अलर्ट के बेसिस पे जैसे ही इन्वेस्टर वो सीएनआईसी की डिटेल्स अपडेट करेगा, तो अगर आप एपीआई से कनेक्टेड है तो हम आपको ऑटोमेटिकली एपीआई के थ्रू ट्रांसमिट कर देंगे। अगर नहीं कनेक्टेड है तो आपके पोर्टल पे ये डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आपको एक अलर्ट आ जाएगा। और इसके अलावा वो इन्वेस्टर इस पोर्टल पे जितनी भी चीजें चेंज करता है तो वो तमाम जैसे ही अपडेट होंगी, और जो जिस इंश्योरेंस एएमसी या ब्रोकेज हाउस का उसका अकाउंट जहाँ खुला हुआ है, उन तमाम इंटरमीडिएट्स को वो अपडेट रिले हो जाएंगी वाया एपीआई एंड पोर्टल, और हम एक अलर्ट भेज रहे होंगे तमाम जो जो रेस्पेक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं उनको। ठीक है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फिर अलाउ भी 1 मिनट और मुझे चाहिए इसमें। जी जी। इसमें जो आपने कहा कि जो बायो वायरसेस के लिए आप करेंगे, तो जो इंश्योरेंस का सेक्टर है उसका जो क्लाइंटेल है इट इज स्कैटर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान, और जो जाहिर सी बात है रिमोट एरिया में जहाँ पर हमारे एजेंट्स वगैरह ज़्यादा मूव करते हैं, तो अब वहाँ पर ये जो बायो वायरसेस वगैरह के लिए दो चीज़ें हैं कि क्या वहाँ पर इस तरह की कनेक्टिविटी होगी कि वो बायो वायरसेस रेज करके उसको वो ऑन बोर्ड कर सके, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो रेशो है वो काफ़ी स्कैटर्ड होता है। तो इस तरह से ये आपका जो बायो वायरसेस वाला जो अगर कस्टमर खुद करेगा वो क्या पॉसिबल होगा? क्या ये हम लिमिट नहीं कर रहे हैं ऑन बोर्डिंग को फिर? अच्छा, अली साहब, इसमें एक और चीज हमने जो हमजा ने बताई थी, हमने वो जो पायलट पे जो इंटरमीडिएट आ गए थे हमारे स्टॉक, उनसे एक फीडबैक आया था। तो हमने एक प्रोविजन बिल्ड कर दिया, हम इंश्योरेंस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर नीड हुई। तो हमने ये करा हुआ है कि जैसे उनके एजेंट्स और उनके पास एक्सेस दे दिया, वो क्लाइंट के बिहाफ पे ये पोर्टल को डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। वो क्लाइंट, जैसे अगर वो क्लाइंट के पास पहुंचे हुए हैं तो वो अपनी डिवाइसेस से क्लाइंट का जो भी वेरिफिकेशन करवा के और उनसे एक दफा कंसर्ट वाई ले लेंगे, और उसके ब्याह पे वो डेटा इस पोर्टल में वो एंटर कर सकते हैं। तो इसका भी एक प्रोविजनिंग हम इन डेवलपमेंट फेज है, तो वो रोल आउट होगी। हमने अभी जो उसकी प्रोविजनिंग करी वो स्टॉक ब्रोकर साइड पे, लेकिन वो डेफिनेटली वो हम बाकी इंटरमीडिएट्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपकी नीड बनती है उसके। तो वो वाली चीज आपको फैसिलिटेट करेगी कि अगर आपके एजेंट फील्ड्स में हैं तो दे कैन यूज दिस पोर्टल आल्सो फॉर ऑनबोर्डिंग द कस्टमर। और उसका फायदा ये होगा कि आपको ये सारी सीडीडी की जितनी भी फीचर्स हैं और ऑनगोइंग जितनी फैसिलिटीज हैं मॉनिटरिंग की, वो भी प्रोवाइड हो जाएंगी। हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आजम जी लाइव का हैंड रेज है, आपका नाम नहीं आ रहा, तो काइंडली आप इंट्रोड्यूस करा दें और आप एक क्वेश्चन कर दें। आजम जी। आई थिंक आपका शायद मोबाइल ऑन है, तो आप मोबाइल बंद कर दें तो, और फिर आप दोबारा स्पीक करें। जी आदम जी लाइव से जी कौन सा है? Azam ji, live, the floor is open for you to question. जी अस्सलाम वालेकुम। अब्बास साहब हम आगे अस्सलाम मूव कर वालेकुम। जी वालेकुम, आवाज आ रही है। जी 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 आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश है। और मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों ने ये बताया था इनिशियल स्टेज पे कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो है ना, आपका इन्वेस्टर जब लॉगिन करेगा तो वो अपनी सीएनआईसी की डिटेल्स देगा, तो वोंट इट बी बेनिफिशियल कि है ना, ये जो जितनी भी डिटेल्स है इनकी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी में जो इनकी पॉलिसीज हैं या म्यूचुअल फंड है, उसकी डिटेल्स एक साथ ही सामने आ जाए, ताकि वो वंस एंड फॉर ऑल ही सारी चीजें अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी में जहाँ पे वो ऑन बोर्ड हो रहे हो तो उनके सामने भी सारी डिटेल्स सामने हो। जी जी दानिश साहब, ये ऐसे ही है। देखिए वो जो इन्वेस्टर पोर्टल डेमो दिया था ना, वो आपने ये देखा होगा कि उसमें लास्ट में पूछता है कि उसको कहाँ जाना है। जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो सिंप्लीफाइड अकाउंट करता है या नॉर्मल करता है, वो तमाम एंटिटीज के लिए स्टैंडर्डाइज करी हुई है। अगर आप एससीसीपी का सर्कुलर देखेंगे और रिस्पेक्टिव प्रोसीजर, तो ये तमाम एंटिटीज के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैंडर्डाइज ही है। अगर इन्वेस्टर ने एक दफा ये प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर ली और हमारे कंप्लायंस ने उसको वैलिड भी कर लिया, तो वो इंश्योरेंस में भी जा सकता है उसी प्रोफाइल के थ्रू, स्टॉक ब्रोकर के पास भी जा सकता है,
म्यूचुअल फंड में भी जा सकता है, और गोइंग फॉरवर्ड जितनी भी एससीसीपी के अम्ब्रेला में एंटिटीज इस प्रोजेक्ट के ज्वाइन करेंगी, उन पे भी वो ये अपनी अकाउंट ओपनिंग कर सकता है। और दूसरी चीज ये, जैसे अगर जितना माइग्रेशन होके बहुत सारे अभी स्टॉक का हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो वो इन्वेस्टर भी आके इंश्योरेंस पे जाना चाहे तो जा सकेंगे। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ जिसने है ना ऑनबोर्डिंग की आपके उसमें पोर्टल पे साइन अप किया, ठीक है। और मैंने अब मेरे फॉर एग्जांपल मेरी 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, 2 बैंक अकाउंट्स हैं, और मैंने अभी जो आपके पास जो साइन अप किया है उस वक्त मैंने सिर्फ एक ही अकाउंट अपना मेंशन किया है, ठीक है? तो आपकी जो भी केवाईसी होगी, जो भी डिटेल्स आप पंच इन करा रहे होंगे, वो उस पर्टिकुलर है ना अकाउंट के अगेंस्ट ही हो रही होगी। अच्छा, वी फेस दिस चैलेंज अ लॉट स्पेशली इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कि है ना लोगों के पास जो है दे डू नॉट रिकॉल देयर पॉलिसीज के है ना कौन सी कंपनी से पॉलिसीज ली हुई है, कहाँ से नहीं ली हुई। तो बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी कनेक्टेड थ्रू एन एपीआई विद ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल द म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स, तो वोंट इट बी बेनिफिशियल कि जब वो साइन अप कर रहा होगा तो बजाय इसके कि वो अपने अकाउंट डिटेल्स डाले या पॉलिसी की इंफॉर्मेशन डाले, आपके पास ऑलरेडी वो जो एपीआई से कनेक्टेड है तो वो सारी इंफॉर्मेशन सामने ही फैच करके ले आए कि ये सारी आपकी एक्टिव पॉलिसीज चल रही हैं, ये आपकी एक्टिव अकाउंट्स आपके चल रहे हैं। जी जी, दानिश, इस पे जो प्रोसेस देखे, जो हमने आपको फेजिंग बताई थी, उसमें देखे यही इनिशियली तो हम ऐसे ही देख रहे थे, लेकिन जो भी इंडस्ट्री का फीडबैक आया था तो हमने इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड कर दिया। जो इसका लास्ट फेज है ना, अगर उसमें वो डेटा माइग्रेशन अगर आप पहले करना चाहते हैं, तो वो जैसे जैसे डेटा माइग्रेशन होगा ना, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से होगी, अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपना डेटा इस पोर्टल में अपलोड करते जाएगी, तो उसकी हम कंप्लाइंस भी करना स्टार्ट कर देंगे, और उस इन्वेस्टर को बता देंगे कि आपके यहाँ यहाँ इस इंश्योरेंस कंपनी में अकाउंट खुले में, इस म्यूचुअल फंड में और इस स्टॉक ब्रोकर के साथ। तो लेकिन उसके लिए हमें इंडस्ट्री से ही डेटा चाहिए होगा, वो हमने आपका 3rd फेज में रखा हुआ है। तो जैसे ये 1st फेज हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ही टाइम इसका काफी डिले हो गया है, लेकिन ये जैसे ही 1st फेज कंप्लीट होता है, 2nd तो 3rd पे जैसे ही आएंगे तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये अच्छा, सिर्फ एक इंश्योरेंस के लिए नहीं, हम बाकी एंटिटीज के साथ जो सेगमेंट्स हैं उनके साथ भी माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो वो ठीक है। जैसे ही डेटा अपलोड हो जाएगा तो तमाम एंटिटीज को ये बेनिफिट भी मिल जाएगा कि उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उसकी भी मॉनिटरिंग हम कर रहे होंगे, उसकी पैप मॉनिटरिंग, रिस्क रेटिंग, ये भी हम आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। उसकी अगर सीएनआईसी एक्सपायर होता है वो री अपलोड करता है, उसकी बायो वेरिसेस, ये भी सारी चीजें परफॉर्म हो रही होंगी इस पोर्टल के। लेकिन वो अच्छा, जैसे ही दूसरी कंप्लीट चीज हो गए तो दूसरी जी चीज ये बताएं कि हाउ विल दिस बी इंश्योर्ड के है ना वो जो इन्वेस्टर है अगर उसका सीएनआईसी एक्सपायर हो रहा है या उसकी इंफॉर्मेशन में कोई चेंज आ रहा है, तो वो चीज जो है वो अपडेट हो रही होगी टाइमली बेसिस पे। अच्छा, ये मैंने आपको देखिए, ये इन्वेस्टर ड्रिवन पोर्टल है, तो इन्वेस्टर को अलर्ट तो चले जाएगा सीएनआईसी, क्योंकि मेरे पास एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन जैसे ही हम्म, इन्वेस्टर आके उसको मल्टीपल अलर्ट्स जा रहे होंगे, जो भी ठीक। पीरियोडिक हमने सेट करी, और जैसे ही इन्वेस्टर अपडेट करेगा, अगर उस पर हमें कोई रीरन करना है कंप्लाइंस की चीजें, वो रन होके आप अगर एपीआई से कनेक्टेड है, आपके पास रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये मैंने अच्छा, अभी थोड़ी मेरा देर पहले भी सेकंड क्वेश्चन ये है कि जी सर। इसकी जो केवाईसी और ये सब चीजें हैं जो हम आपके थ्रू है ना इसको अपने उसमें यूटिलाइज कर रहे होंगे, इसकी वैलिडिटी क्या होगी? यानी आपने जैसे बताया था कि आप लोग फोर्टनाइटली इसको स्क्रीन कर रहे होंगे, जी, तो यानी इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास है ना वेरिसेस वगैरह, वेरिसेस आप लोग दोबारा कर रहे होंगे या वो वन टाइम ही होगा बायो वेरिसेस जो है? वन टाइम होगा, अगर उसका कोई सीएनआईसी या चेंज होता है तो हम वापस कर रहे होंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, ये मेरे कोलीग हैं, चले इनको भी एक हम अब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगर आपके कोई आंसर अस्सलाम नहीं। जी जी, मेरा ये मेरा नाम आसिफ मिर्जा है, मैं आदम जी लाइफ से होता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, बल्कि मैं थोड़ी सी आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन से मुझे ये लगा है कि जो आप जो कस्टमर की रिस्क रेटिंग जो हमें दे रहे हैं, वो मेरा ख्याल है वो उस तरह एप्लीकेबल नहीं है जिस तरह आप लोग करना चाह रहे हैं, कि आप ये हमें सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमें ईडीडी परफॉर्म करना है या नहीं करना। इसके लिए जो आपने रिस्क कैटेगरीज जो ली है ना, आपने 4 ली है ना, वो एक्चुअली उसमें से एक मिसिंग है। वो रिस्क कैटेगरी है प्रोडक्ट की। तो वो प्रोडक्ट की कैटेगरी को मिला के फिर रिस्क रेटिंग निकलती है। और मेरा ख्याल है ये जितनी भी इंडस्ट्री में लोग हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले,
वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि जो शख्स हमारे लिए लो रिस्क है वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी लो रिस्क पे स्टैंड करता हो सकता है वहां उसकी जो रिलेशनशिप वो बनाना चाह रहा है जिस किस्म की, वहां उसकी रिस्क रेटिंग हाई रिस्क में चली जाए और वहां ईडीडी परफॉर्म करना हो। तो आप ये समझिए कि जब तक आप प्रोडक्ट की उसको शामिल नहीं करेंगे रिस्क कैटेगरी, तो आप रिस्क रेटिंग फाइनलाइज नहीं कर सकते। तो जी जी मेरा आसिफ साहब, सजेशन ये है, मेरा आ- सजेशन ये है कि आप सिर्फ सीडीडी परफॉर्म करें और उसकी रिस्क रेटिंग जो आपके हिसाब से है वो रखें। हम जो चाहें उसकी रिस्क रेटिंग वो हम अपने हिसाब से रिस्क रेट करके उसको और अपने हिसाब से जो प्रोसीजर चाहे परफॉर्म करें, चाहे आपकी सीडीडी पे मेयरली रिलाई कर लें या हम उसकी ईडीडी परफॉर्म करें अलग से, ये हमारी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और जी जी इसमें आसिफ दूसरी साहब, बात ये ये, जी कर लें, फिर मैं आपके रिप्लाई हाँ, कर मैं एक बात और मैं क्यों कहूंगा, कहीं आपने ये भी कहा कि आप यहाँ पर कस्टमर को रिक्वेस्ट कर देंगे, कस्टमर के बाद मैसेज आ जाएगा, कस्टमर उसको अपडेट कर देगा। और प्रैक्टिकली अगर मैं मुझसे पूछें तो ये इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है ना, हमें उसको लेने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। और फिर कुछ चीजें अगर कस्टमर नहीं दे रहा, हम उसको डिक्लाइन करें वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं अगर इसको बिल्कुल एक होल उस पर देखूं ना, एनआरए को भी कंसिडर करते हुए, तो जहां हमें थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेने में और चीजें करने में, तो हम बिजनेस रिलेशनशिप बना के और एसटीआर की कंसिडरेशन करते हैं। फिर वो फाइल होनी है नहीं होनी उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जितनी दफा आपके यहाँ से, मेरी सजेशन ये है कि आप उसकी बेसिक जो आइडेंटिटी है ना वो वेरीफाई करें और उसका जो केवाईसी है वो वेरीफाई करें। बाकी हमें हमारे एंड पर छोड़ दें कि हमें उसको जी जी रेटिंग क्या आसिफ देनी है। साहब, बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ आ गई। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। जो सर्कुलर भी यही कहता है कि देखिए, ये तो हम एक करके दे रहे हैं रिस्क रेटिंग, जी रिस्क रेटिंग करके देते हैं। आप हम पे रिलाई करना चाहे तो कर ले, वरना आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये आपको सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए है कि हम तो सिर्फ ऑन बोर्डिंग तक कर रहे हैं, अगर आपकी अपनी जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं और दूसरे की तरफ चले जाता हूँ। मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास कम रह गया, तो हम 2-3 सवाल ले लेते हैं ठीक बाकी, है। क्योंकि ये ऑलरेडी फेज 1 तो आईआईपी के साथ कंक्लूडेड है। लेकिन फिर भी आपके कोई क्यूरीज हो तो आप आईएपी को लिख दें, हम नबील के साथ मिलकर उसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन मैं 1-3 सवाल और ले लेता हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट हो रही है। तो मरियम एटलस से हैं जो इसके बाद आ रही हैं, तो वो आप काइंडली आपका एक कोई सवाल कर लें जो क्विक हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कस्टमर की कोई लोकेशन चेंज हो रही है या उनके सीएनआईसी में, क्योंकि अभी सीएनआईसी इनएक्टिव भी हो जाते हैं, उन्होंने अगर चेंज कोई करवाया अपने सीएनआईसी के अंदर तो उसमें स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिलेशनशिप जब हम हमारे साथ वो चल रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी का एक डिफरेंट सिनेरियो है रिस्क के हिसाब से। अगर लो रिस्क क्लाइंट को वो दोबारा 3 साल के बाद दोबारा उसको एप्लीकेबल उसके ऊपर हो रहा है, उसको दोबारा उसकी कंप्लायंस सीडी करना, तो क्या 3 साल के बाद इसके दौरान अगर कोई चेंज आता है तो कस्टमर के ऊपर कस्टमर को किस तरह से, क्योंकि हमारी नॉलेज में तो नहीं है कि अगर कस्टमर ने अपना आईडी कार्ड, क्योंकि उसको हम चेक नहीं करेंगे, वो ऑन बोर्डिंग के वक्त ही चेक होगा। अगर तो उसके दरमियान दूसरे या तीसरे महीने में या पहले साल में उसका आईडी कार्ड इनएक्टिव हो जाता है, उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, तो वो खुद आकर किस तरह से इसके गेटवे के थ्रू आकर अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा, उसकी कस्टमर क्या एंड नीड पे, होगी? जी कस्टमर एंड पर पूरा उनके पास फीचर्स अवेलेबल हैं कि वो अपना सीएनआईसी अगर चेंज करता है, क्योंकि देखें एक्सपायरी होगी तो ब्लॉक हो जाएगा, फर्दर वो ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकेगा। जी जी, और वो उसको तो नई बिल्कुल आपने डिटेल से ही वो इंफॉर्मेशन देगा, तो हमारे सिस्टम में वो सीएनआईसी की डिटेल अपडेट करेगा, उसकी रीबायो वेरिसिस होगी और आपको ही रिले हो जाएगी डिटेल। जो जितनी भी इंफॉर्मेशन पर अपडेट करेगा तो वो आपको रिले हो जाएगी थ्रू अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस। जी, शाइन इंश्योरेंस से काइंडली आप अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील अहमद है। ये मेरा सवाल इस हवाले से था कि क्योंकि पहले हम ये वेरिसिस का प्रोसेस करते थे, नादरा ने पब्लिकली वो दिया था, हमें पोर्टल दिया था,
लेकिन वो उन्होंने सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी, और उन्होंने फिर BBPN का एक जो है ना वो प्रोसेस चलाया है कि उसके थ्रू हम अपने कस्टमर को जो है ना KYC और वो सारा जो है ना वो इस पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये वाला जो अगर हम इसको ऑनबोर्डिंग करते हैं तो क्या हमारा वो वाला जो BBPN का प्रोसेस है उसको हम बाईपास कर देंगे, यानी वो खत्म हो जाएगा वो? हाँ, जो कस्टमर आपके इस पोर्टल से आएंगे उनके लिए वो अप्लीकेबल नहीं रहेगा। अच्छा, इस पे वजीर ज्यादा भी है, मुझे नहीं पता भी है नहीं। हाँ, SECP ने इवन जो स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन है उनको भी एक लेटर भेजा है कि वो दो एंटिटीज हैं जिनको थर्ड पार्टी दिया हुआ है, तो उन्होंने बाकायदा क्लेरिफिकेशन के लिए लेटर है। तो मैं देख लेता हूँ, वो शायद IAP को भी वो इशू कर सकते हैं कि जो CGP से लोग आ जाते हैं तो आपको ये वेरिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। SECP के AML विंग ने भी उस पर उनको गो हेड दे दिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने EFU लाइव अरशद इकबाल। अनवार जी, एसटी जनरल इंश्योरेंस से अनवार जी मलिक नाम अनवार, है। सॉरी। हाँ जी अच्छा सर, अनवार। ऐसा था कि अभी हमने सारा सेशन आपका अटेंड किया, बड़ा अच्छा आपने बनाई है, सारा सेटअप है आपका। उसमें ऐसा था कि सर जो आइडियल सिचुएशन आपने बनाई है ना, लगता तो यही कि बजाय सिर्फ जो आपके इन्वेस्टर्स हैं ना, AMCs के, म्यूचुअल फंड्स के, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हमारी जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इसके डायनेमिक्स जो है ना काफ़ी डिफरेंट है। और हर कस्टमर जो है उसकी एक्सेस नहीं होगी इंटरनेट तक, जैसा पहले अली भाई EFU से थे, उन्होंने भी आपको बताया। ठीक है। और फिर रिमोट एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइंटेज है हमारी। फिर दूसरा जो SECP ने एक फॉर्म बनाया था, उसको जब इनिशियली सर्कुलर आया था, हमने कोशिश की थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी रखे हुए थे। उस पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आई मार्केट से हमें, तो मतलब हम नहीं मैनेज कर सके उस सारी सिचुएशन को ना, जितनी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी। फिर इस फॉर्म में SECP ने क्या किया कि सैलरी का भी लिखा हुआ है उन्होंने कि आप सैलरी सर्टिफिकेट जो सैलरी स्लिप है वो मैंडेटरी होगी। जबकि SECP ने पहले खुद ही जो है ना ये विड्रॉ कर लिया था इसको, और वो खत्म कर दिया था, उसका मैंडेटरी नहीं रही थी वो। तो वो मतलब सारा हमारा नॉर्मल रूटीन में KYC बिल्कुल ठीक चल रहा था। ठीक है। तो अभी जब ऑन बोर्ड होने की सिचुएशन में, मतलब मेरे ख्याल में तो जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना, क्योंकि हमारा तो पॉलिसी होती है तकरीबन 1 साल के लिए, तो हम लोगों को तो काफी ज्यादा इश्यूज होंगे, और मेरा ख्याल है हमारी क्लाइंटेज जो है ना वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट होगी वैसे ही। अनवर साहब, ये दो दो चीजें हैं। मैं थोड़ा सा कि देखिए, ये पोर्टल तो एक एडिशनल सॉरी चैनल है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। अभी आप बात कर रहे थे एक पोर्टल की कि आप पोर्टल भी बना रहे हैं जिसमें इंश्योरेंस एजेंट जो है वो सारी एक्टिविटी अपने क्लाइंट के बिहाफ पे परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है। जी अब उसमें ऐसा था कि आपने ईमेल का भी मेरे ख्याल है जिक्र किया हुआ है कि ईमेल भी बनाना पड़ेगा। अब ये सारी एक्टिविटी अगर एजेंट करेगा तो वो कितने क्लाइंट्स के बनाएगा, और उन क्लाइंट्स की फिर प्राइवेसी कैसे रहेगी अगर वो सारा ईमेल जो है वो सारा काम अगर हमारा एजेंट ही करेगा? हाँ जी अनवर साहब, मैं सिर्फ देखिए, जो आपकी बात है ना, वहाँ ये ज्यादा होती कि अगर सिर्फ यही चैनल होता कि जहाँ से तमाम क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना। देखिए, ये एडिशनल चैनल है। ये हम डिजिटल चैनल ला रहे हैं, जो क्लाइंट इसको एक्सेस कर सकता है वो यहाँ से आ जाएगा। बाकी जो आपके मोड चल रहे हैं वो तो बंद नहीं हो रहे। फिजिकल है वो फिजिकल जैसे है वो रहेगा। लेकिन जो आप एजेंट की बात कर रहे हैं, वो एजेंट डेफिनेटली वो अपनी ऑफिस आके भी क्लाइंट से डेटा लाके इसमें इंसर्ट कर सकता है। तो वो तो मैकेनिज्म आप देख सकते हैं इंटरनल। लेकिन आपके जो आज चैनल चल रहे हैं वो अपनी जगह कंटिन्यू रहेंगे। वो आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि वो फिजिकल है, तो वो जहाँ नहीं है आपके एजेंट पहुंच रहे हैं तो वो उस प्रोसेस से कंटिन्यू रखेंगे। ये EFU में जो अरशद इकबाल है, काइंडली आप सर नहीं सॉरी, मैं अभी मेरी बात कंप्लीट हुई, सॉरी मैं जरा थोड़ा टाइम लूंगा आपका। देखें, इसमें मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट भी की है कि जो SECP ने सर्कुलर के साथ एक फॉर्म दिया है, उसमें उन्होंने बहुत से फील्ड्स मैंडेटरी कर दी है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है। ठीक है। अब अल्टीमेटली तो जाहिर है हमें इस फॉर्म पे आना है, हमें आपके गेट में जब आएंगे आप इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काफी रेजिस्टेंस है इसमें, क्लाइंट ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। सपोज मैं आपको बताऊँ, उसमें हमने लिखा हुआ है कि जी आपने मदर नेम लेना है। अभी देखिए, बैंक अकाउंट के लिए चीज ठीक है, इन्वेस्टर के लिए ठीक है, नहीं जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है वो बंदा क्यों देगा हमें ये चीजें? ठीक है। फिर आपने बैंक का मांगा, बैंक नंबर। अरशद साहब, इसमें मदर ने, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे जो पोर्टल का जो फॉर्म है ना, देखें, अगर CGP पे जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दी, उस पे इन्वेस्टर को बहुत कम इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ रही है। मदर मेडन नेम डायरेक्ट नादरा से आ रहा है, उसका एड्रेस डायरेक्ट नादरा से आ रहा है, जो ये प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, ये उस कस्टमर को सिर्फ CNIC नंबर इंसर्ट करने पे, नादरा जब बायोवेरिसिस जैसे कंप्लीट हो जाती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती है। तो ये सारी चलिए, तो चीजें भी आपसे बात हुई है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि देखें हमारे मैक्सिमम क्लाइंटेज जो है वो नहीं आ सकेगा, इस पे ऑन बोर्ड नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो आप तो उसके खुद ही कह रहे हैं कि हमारे फिजिकल मोड्स चलते रहेंगे, तो उसमें फिर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तो फिर हम बाद में CGP पे कैसे लाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन?
नहीं देखिए, उसमें आपको लेने की जरूरत नहीं। अगर आप उस क्लाइंट को सीजीपी लाना चाह रहे हैं तो आप मदर मेडन नेम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आप वो सीजीपी में डेटा एंटर करेंगे तो वो आपको ये डेटा रिफ्लेक्ट कर देगा उस पर सीजीपी नहीं में। सर, आप शायद मैं फॉलो नहीं कर पा रहे। मेरे मैं कहने का मकसद ये है कि चलें फिलहाल तो हम एग्जिस्टिंग फिजिकली हम कर लेंगे। बाद में आप कह रहे हैं ना कि नेक्स्ट फेज में हमें सारा डाटा आपको माइग्रेट भी करना पड़ेगा आपके पास, एक जो हमारे क्लाइंट्स होंगे जी उनका, उसके लिए तो जी। रिक्वायरमेंट होगी फिर। नहीं देखिए, माइग्रेट का जो सेकंड फेज है वो ये है कि आपके ऑनलाइन चैनल से जो आएंगे उनको हम माइग्रेट अभी कर रहे होंगे। जो थर्ड फेज है आपका पूरा माइग्रेशन, उस पर अभी आईआईपी और इंडस्ट्री से डिस्कशन बाकी है फील्ड लेवल की। जो पहला फेज है वो कंक्लूड हो गया, जो आपका अभी जिसका प्रेजेंटेशन है, जो हम आपको एग्रीमेंट के बगैर लाइव कर रहे हैं। सेकंड फेज में जो आपके ऑनलाइन चैनल से लोग आ रहे हैं उनको हम माइग्रेट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ बेहतर बाकी जो हमारा फिजिकल है वो इसी तरह चलता रहेगा फिर। वो फिजिकल इस तरह चलता रहेगा। उस पे हम आईपी और आपके साथ बैठ के एक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो डिस्कशन फेज 1 की कंक्लूड हो गई है। फेज 2 की हमने डॉक्यूमेंटेशन आईपी को भेजी हुई है, जो आपको उन्होंने एग्रीमेंट और चीजें भेजी हुई हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ साथ हम फेज 3 जब स्टार्ट करेंगे तो हम आईआईपी पे आएंगे और आपके साथ बैठ के ही इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि वो पुराना डेटा कैसे माइग्रेट हो पाएगा। और वो ठीक है अर्षद साहब, हम ठीक है, थैंक यू। बाजी सर, मेरा एक सवाल ये है कि मेरा ख्याल है डिस्कशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस वजह से लग रहा है कि सेकंड और थर्ड फेज को हमने इस डिस्कशन में इंक्लूड कर लिया है। तो आई थिंक फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेज था उसको लिमिट रखते तो शायद ये कंफ्यूजन नहीं होती। जी जी, मैं हमने इसलिए वो यही रखा था कि हमने जी ब्रीफ करा बिल्कुल। था। हाँ जी जी बिल्कुल। तो अब ये अंडरस्टैंड कि वो थोड़ी सी कंफ्यूजन इस हवाले से, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बासित ये जो एग्रीमेंट था हमने उसके ऊपर कुछ अपनी रिजर्वेशंस दी थी और कमेंट्स दिए थे, उस पर सीडीसी ने भी कुछ कमेंट्स बैक करके दिए थे, लेकिन एज फार एज आई अंडरस्टैंड उसके बाद कोई कंसेंसस नहीं हुआ था कि उसको फाइनल एग्रीमेंट को एक्चुअली अक्रॉस इंडस्ट्री अप्लाई होना है या 1-to-1 होना है। और दूसरी बात ये कि एक थोड़ी सी रिजर्वेशन थी उसके ऊपर जो कि अंडरटेकिंग थी। तो ये दो पॉइंट्स थे जो कि जिसकी वजह से आउटस्टैंडिंग थे। आई एम नॉट अपडेटेड कि इसके इस हवाले से इन दो चीजों के ऊपर हुआ क्या आगे। अच्छा, मैं अपडेट देता हूँ। देखिए उस पर हमने एक बल्कि उस पर हमने सिर्फ आपका फर्स्ट फेज एग्जाम कर दिया था एग्रीमेंट से। हमने सिर्फ एक फॉर्म ले लिया था। फॉर्म के बेस पे हम जो आपकी 8 या जो भी अभी 10 कंपनी आ चुकी हैं वो उस फॉर्म के बेस पे आ गई है, और बाकी भी इसी तरह आ रही है। जो फेज 2 है उसको हम कह रहे हैं कि आपका जो ऑनलाइन चैनल है उससे भी डेटा आ रहा होगा हमारे पास, और उसका एक एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट जो है वो अभी अंडर डिस्कशन ही है। जैसे ही उसका कोई सेकंड ड्राफ्ट कंक्लूड होता है तो हम रीसर्कुलेट कर देंगे। उस पर अभी हम कमेंट्स अवेट कर रहे हैं बाकी। जी जी ठीक है, ओके चलो। ठीक तो है। नबील, मेरे ख्याल से सेशंस तो हो गया है। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें दे दें, तो हम आपको इंडस्ट्री से आते हैं तो वो क्लोज आउट कर देंगे। वैसे तो हम फेज 1 पे तो बहुत क्लियर है, उस पे तो हम जा ही रहे। फेज 2 तो आपके साथ अभी अंडर डिस्कशन है, तो उसके कोई क्वेश्चंस हैं क्यूरीज फेज 3 के तो आप हमें फॉरवर्ड कर दें और हम आपके साथ मिलकर उसको कंक्लूड करते जाएंगे। तो आपको ऑलरेडी इंडस्ट्री को हमने एक डिटेल मेल्स भी भेजी हुई है हमारी कांटेक्ट पर्सन ऑन अच्छा, बोर्डिंग। एक सवाल पूछना है। जी जी, शहजाद साहब क्विक कर लें क्योंकि हम क्लोज करते हैं सेशन। एक छोटा सा सवाल ये कि हम जैसे कस्टमर से ना डिजिटल ऑनबोर्डिंग करवाते हैं, तो क्या ये जी जी पॉसिबल है कि हम जो भी कस्टमर का डेटा है वो खुद गेट करें और उसको आपकी एपीआई के थ्रू फेच करके आपके पास दे दें और वहां से ट्रू या फॉल्स रिटर्न आ जाए, इस तरह पॉसिबल है? हाँ शहजाद, आपका जो सवाल है वो फेज 2 से रिलेटेड है। तो जब फेज 2 पे हम कर रहे होंगे तो ये मैं नोट कर लेता हूँ, हम उस पर आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे देंगे चले कि जी, जो आप। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सवाल कर लूँ वैक्यूम का। छोटा सा सवाल है मेरा सीरीज से। एक सवाल तो ये है कि पहले भी ये सवाल उठाया था और इसका कोई तशफ़ी हमें आई थी। उज़ैर मिर्ज़ा बात कर रहा हूँ, गुडी जनरल इंश्योरेंस से। रेगुलेशन 24 AWCFT CPF रेगुलेशन की जो कहती है कि जो रेगुलेटेड पर्सन है वो लायबल रहेगा फॉर एनी एरर कमिटेड बाय थर्ड पार्टी। जो आपने फॉर्म भेजा है उसमें सारे का सारा जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सीडीसी अगर कोई एरर करती है उसकी वजह से उस पर हम कोई ऑनबोर्डिंग करते हैं सीडीसी के एक एररलेस ऑनबोर्डिंग पोर्टल पे,
तो उस पर सीडीसी क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, ये इसमें एड्रेस नहीं किया। नेक्स्ट पैराग्राफ 2 जो आपके फॉर्म का है वो कहता है आई बी दी अंडरसाइंड फर्दर अंडरटेक ब्ला 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 और जनाब अली रिमेन लायबल, we hereby further undertake to confirm that we shall be responsible to reimburse expenses. I guess it has to be both ways. CDC should also be responsible. जी उधर ये जो एग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट आया हुआ है ना, आपको नबील से आया होगा सारी इंश्योरेंस सर मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा। फॉर्म में ऐसे फॉर्म पे जो सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, उसको मेरा ख्याल है इट हैज टू बी बोथ वेज, जहां पर सीडीसी शुड आल्सो बी रिस्पांसिबल टू रिइंबर्स टू इंश्योरेंस कंपनीज इन केस कोई उनकी एररस की वजह से हो। वैसे आपका बड़ा फैंसी है पोर्टल, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मैं देख लेता हूँ इंडक्शन फॉर्म में, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद पड़ रहा कि ऐसी कोई क्लॉजेस है, तो मैं आपको 1-to-1 कॉल क्लियर आउट कर देता हूँ उस पर। बिल्कुल है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमने अभी कोड किया हुआ है और आज हम आज के डिस्कशन का इंतजार कर रहे थे कि आप उसको 2 वे करें। इट हैज टू बी बोथ वेज, क्योंकि रेगुलेशन 24 जो है वो हमारे ऊपर लगता है, आप पे नहीं लगता, थर्ड पार्टी पे हम लायबल है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके एरर की वजह से होगा तो डेफिनेटली हम वी विल कासिद, ये अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अंडरटेकिंग की बात कर रहा हूँ। तो अंडरटेकिंग में तो वो मेरा सवाल यही था, वो जो कह रहे हैं कि वेव कर दिए तो उसके बगैर आप सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके प्रोसीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में भी अंडरटेकिंग है ना? इंडक्शन फॉर्म में देखिए, जहां तक इंडक्शन का है उसको देख लेते हैं। बाकी ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये तो जो रेगुलेशन आप कोट कर रहे हैं AML की रेगुलेशन 24 के अंदर यही तो है कि सीडीसी को मैंडेट दिया गया है थर्ड पार्टी का, ठीक है, और उस पर आप रिलाई करेंगे, ये तो लिखा हुआ है उसमें, और आप रिलाई कर सकते हैं। और इसी के लिए जो सेशन हुआ था, जैसे अभी आसिफ भाई ने बताया कि उसके अंदर AML विंग भी था ICCP का, और सबसे के ऑडिटर उसमें आपको वो नहीं कर रहा होगा, वो सारी चीजें हमारे पास से वेरी, जिसमें कुछ पार्ट है ना स्पेसिफिक वेरिफिकेशंस हैं, स्पेसिफिक है, सारा नहीं। अच्छा, ये हम नोट कर लेते हैं, मैं आपको इस पे क्लैरिफाई हम आपको रिस्पॉन्ड 24A देख लीजिएगा, 24A का प्रोविजो है इसका 24 का, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द रेगुलेटेड पर्सन शैल रिमेन लायबल फॉर एनी फेलियर बाय सच इंडिकेटेड, वी विल बी रिमेन लायबल, यू आर नॉट रेगुलेटेड पर्सन। आपको अपने एंड पे भी करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, जो और जैसे बताया कि ऑनगोइंग तो है ना इसके अंदर। सर आप मेरे ख्याल हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहे हैं, हम देखिए उधर मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए जो मैं आपको बता, देखिए ये जो आप कह रहे हैं हम पे आप रिलाई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और जो एग्रीमेंट होगा ना उसमें ये सारी बाइंडिंग्स आ जाएंगी कि अगर आपने हम पे रिलाई करा और हमारी कोई मिस्टेक है जो प्रूवन मिस्टेक है, मतलब बियॉन्ड हमारे कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली वो तो हमेशा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में होता है, लेकिन फॉर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आप हम पे पास ऑन करोगे। ये तो हर थर्ड पार्टी एग्रीमेंट में होता है इसी तरह ही। तो जब वो एग्रीमेंट कर रहे होंगे तो वो आपकी ये सारी चीजें उसमें कवर है, उसमें फीडबैक्स भी आए हुए हैं, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं हमारी कंप्लायंस टीम। मैं फॉर्म की जो आपको देखिए वो देख के आपको उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। वजह फरमा रहे हैं, मैं फॉर्म 1 फेज 1 की बात कर रहा हूँ, फॉर्म फेज 2 पे गया नहीं मैं उमैर मेरे सामने जी उजैर मेरे पास अभी फॉर्म नहीं है, तो मैं आपको देख के आपको 1-to-1 इस पे रिप्लाई भी कर देता हूँ। प्लीज, बल्कि इंडस्ट्री को कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जी जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं UBL से बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन में IBI नंबर, बैंक और ग्रॉस इनकम एनुअली इसमें लिखा हुआ है मैंडेटरी, तो अगर उस कस्टमर के बिहाफ पे हम ये चीजें खुद फिल अगर कर रहे होंगे, जो कस्टमर ऑन बोर्ड नहीं आ सकते, उन्हें हम खुद ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं, तो ये डिटेल वगैरह तो कस्टमर हमें तो नहीं देता, तो भी ये किस तरीके से हम इसको पुट करेंगे? नहीं कस्टमर तो मैंडेटरी किया हुआ है ये चीज। नहीं देखिए कस्टमर तो प्रोवाइड करेगा ना, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप हमारा ये पोर्टल यूज नहीं कर सकेंगे, तो आपका जो दूसरा मोड है आप उसको यूज कर रहे होंगे इस पोर्टल तो के ये लिए। हमें सब चीजें कस्टमर से लेना मैंडेटरी होगा, तो आप ये नहीं समझते कि ये हमारे अगर कस्टमर, जो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो वो नहीं शेयर करते हैं, तो वो हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा इससे बहुत ज्यादा। देखिए मैंने अभी भी ये इस चीज को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए तो बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, हमें तो बिजनेस किस तरीके से करेंगे अगर आपकी ये चीज। आप अपना बिल्कुल बिजनेस करते रहे, ये एक एडिशनल चैनल है, आपके जो एग्जिस्टिंग चैनल है उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। देखिए आपकी अगर ये चैनल पे आता है इन्वेस्टर तो उसको ये सारी चीजें आज के हिसाब से देनी होगी, अगर वो नहीं देना चाहता तो अगर उसके पास कोई और वे अराउंड है तो वो वहां से प्रोसेस कर रहा होगा, लेकिन आपका फिजिकल जी जो आपके मोड्स चल रहे हैं चीज कंफर्म करनी थी कि ये देखें, अगर ये ऑन बोर्ड अगर जो आ रहे हैं
ये इनफ है ये, ठीक है। इसके बाद अगर कोई ऐसे कस्टमर्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो ऐसे कस्टमर होते हैं, इलिटरेट पीपल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वो ये चीजें नहीं यूज कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे अगर हम यूज कर रहे होंगे तो वो ये इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप अगर हम ये कर सकते हैं कि जो ऑन बोर्ड आ रहे हैं हम उनकी डिटेल आपसे ले रहे होंगे, बाकी जो कस्टमर जो नहीं कर सकते हैं उनके अपने एंड से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो केवाईसी करनी है हमें, जो चलता हुआ आ रहा है प्रोसेस, वो हम करते रहें। ऐसे ही ये है, बिल्कुल मैंडेटरी तो नहीं होगा ना कि ये ऑन बोर्ड आपके जो कस्टमर्स ऑन बोर्ड यहाँ पर जो आ रहे हैं। सर्कुलर दिया है तो ये तो मैंडेटरी हो गया ना सर। तो आप एससीसीपी ने सर्कुलर दे दिया तो फिर तो मैंडेटरी हो गया ना, वन वे और दी अदर हमें तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा ना, सीजीपी का हमें तो देखिए फॉलो ये करना तो पड़ेगा। अगर उसमें नहीं नहीं इंफॉर्मेशन कंप्लीट मैं अभी होगी दो तो मैं दो और आपने चीजें एक चीज और मुझे बताएं, ये आपने जो बायोमेट्रिक का बोला था कि बायोमेट्रिक होगा, तो अगर कस्टमर के बिहाफ पे अगर हम ये चीज परफॉर्म करेंगे तो वो जो नादरा से जो भी पोर्टल पे इंटीग्रेट होके जो उसका मदर नेम और जो उसकी इंफॉर्मेशन आनी है, विदाउट बायोमेट्रिक हो ही नहीं सकता पॉसिबल। वो किस अच्छा तरीके ये से होगी? मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे इसमें। देखें आप जो भी बात कर रहे हैं ना वो फेज 2 और फेज 3 की है। तो अभी जैसे हमें किसी ने कहा ये हम फेज 2 फेज 3 पे अभी कोई डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे। जो प्रोसेस मैं आपको कह रहा हूँ आप डाल सकेंगे, उसके लिए मैं अलग पूरा सेशन करूंगा, कैसे होगा वो वहाँ पूरा ब्रीफ करा जाएगा। आज के सेशन का वो पार्ट नहीं है। आज का सेशन जो था वो सिर्फ फेज 1 पे है। फेज 1 ऑलरेडी आईएपी, इंडस्ट्री, एससीसीपी, सीडीसी के दरमियान में कंक्लूडेड है। उसमें फॉर्म के बेस पे आप आ रहे होंगे, ऑन बोर्ड हो रहे हैं, उसमें आप एपीआई के थ्रू आ सकते हैं और पोर्टल ले सकते हैं। जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तो और उसके साथ साथ हमने फेज 2 की भी चीजें स्टार्ट करी हुई है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये हम फेज 2 फेज 3 में आपको ये ऑप्शंस दे रहे होंगे। जब दे रहे होंगे तो पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आप हमारा ये पोर्टल अपने क्लाइंट के ब्याह पे कैसे यूज कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस पूरा होगा, उसकी प्रेजेंटेशन होगी और आपका फीडबैक दिया जाएगा। तो वो अंडर डेवलपमेंट है। वो जब भी डेवलप्ड हो जाता है तो हम वापस एक सेशन कर रहे हो। तो हम अभी वही जैसे था कि हम फेज 2 और 3 की डिस्कशन नहीं कर रहे, वो एक अलग सेशन होंगे। अभी हम फेज 1 से रिलेटेड कर रहे हैं और उस पर इंकरेज कर रहे हैं कि आप ऑन बोर्ड हो जाए। और बाकी जो आपकी क्यूरीज है आप नबील को भेज दें, फिर हम एज ए वापस अगर एससीसीपी से उनको कुछ करना है तो वो टेकअप कर लेंगे उसके ब्याह पे। तो मैं नबील हम सेशन मेरे ख्याल से क्लोज करते हैं। अगर आपके पास कोई फीडबैक फर्दर आता है फेज 2 फेज 3 तो आप शेयर कर लें। हम उस पर जब वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली आईएपी पे आके उसको डिस्कस कर लेंगे। जी नबील ठीक है आप हैं? जी जी जी, थैंक यू बासित। मेंबर से भी जो आप जैसे बासित ने कहा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज भेज दें, एससीसीपी से और सीडीसी से शेयर कर लेंगे फॉर फीडबैक। थैंक यू नबील। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। और फिर और आपकी जो भी क्यूरीज आप नबील को फॉरवर्ड कर रहे हैं डेफिनेटली उसको हम एससीसीपी और आईपी के साथ रिजॉल्व कर लेंगे, कोई इशू। Thank you very much. Thank you, Nabil. Thank you, everyone. Basit, I'll be looking forward to receiving your response on my query. Sure, I'll do that. Thank you very much. Thank you. कौन सा क्लॉज?